Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. अब जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं वो कौन से टॉपिक हैं? बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक हैं. अगेन आप कहेंगे कि मैम हर चीज़ को इंटरेस्टिंग कहती हैं, लेकिन नहीं, एनिमल किंगडम ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग है यार, आखिर हम उसका पार्ट हैं, राइट? तो अपने बारे में जानना तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. ऑब्वियसली हम सिर्फ अपने बारे में नहीं जान रहे हैं, हम और भी जो फेलो एनिमल्स हैं हम उनके बारे में जान रहे हैं, और भी फेलो मैमल्स के बारे में हम जानेंगे, रेप्टाइल्स के बारे में जानेंगे, एम्फीबियंस के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हम लेंगे एनिमल किंगडम की. लेकिन अभी हम फिलहाल बात करने वाले हैं किसके बारे में? अभी हम बात करने वाले हैं, जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो एक टर्मिनोलॉजी जो हम बात करते हैं वो कौन सी है? राइट, हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की. बायोलॉजी के अंतर्गत आता है ये तो आपको मालूम है, राइट? आप साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो आपको मालूम है कि साइंस में कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं. फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायो आ जाता है. ठीक है, बायो के अंडर अगर आप पढ़ते हैं तो बायो की भी ब्रांचेस होती हैं, और जो दो मेन ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं? बॉटनी एंड जूलॉजी. तो आज हम जो करने वाले हैं वो है ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी, राइट? जूलॉजी जीव विज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं, ओके? और ये इसके अंदर जो आता है बहुत बड़ी दुनिया आ जाती है, बहुत सारा जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे किंगडम के बारे में हम बात करने वाले हैं. किंगडम तो बहुत सारे नहीं, किंगडम तो हम किंगडम एनिमिलिया की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज, प्रजाति, क्लासेस, ऑर्डर, जेनस, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा. फाइन, ये हम पढ़ चुके हैं. हम बहुत सारी चीज़ें, इसकी जो एवोल्यूशन है और शुरुआत है वो तो हम जानते हैं. आज हम जानने वाले हैं कि वो कौन से रिलेटेड साइंसेज हैं जो जूलॉजी के साथ रिलेट किए जाते हैं, और जूलॉजी बेसिकली क्या बोला जाता है, किसमें जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो किस किस में डील करते हैं, और कौन सी ब्रांचेस हैं साइंस की जो उससे क्लोजली रिलेटेड मानी जाती हैं. फाइन, आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है ये क्या है. ये अभी हम बात कर रहे हैं किसकी फैमिली की? ये यहाँ पे जो फैमिली बनी हुई है ये बहुत ही क्यूट सी फैमिली है, और बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल की फैमिली है, जो कि हमारे यहाँ का नेशनल एनिमल भी है, वो है टाइगर. तो यहाँ पे टाइगर है, टाइगर्स है, और इनके छोटे छोटे बेबी कब्स हैं. ओके, तो अभी हम इन्हीं के बारे में इसी तरह की चीजें और पढ़ने वाले हैं. तो अब अपन पढ़ते हैं कि बेसिकली जूलॉजी होता क्या है, राइट? जूलॉजी होता है, जब हम बात करते हैं कि उसको एनिमल साइंस भी बोला जाता है. बोलचाल की भाषा में हम जब सीधा सीधा बात करते हैं, जब हम किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं तो उससे रिलेट हम करते हैं जूलॉजी को. और जूलॉजी जो है ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है काय से? एनिमल्स के ऊपर जो स्टडी की जाती है उससे. तो उसको बोलचाल की भाषा में, लेमन की भाषा में सीधे सीधे एनिमल साइंस भी बोला जाता है. ये ब्रांच जो होती है बायोलॉजी की होती है, जैसे मैंने कहा बायोलॉजी में बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है. इसको डिवोट किया जाता है एनिमल लाइफ या एनिमल लाइफ फॉर्म्स को पढ़ने के लिए. इसमें भी क्या एरियाज कवर किए जाते हैं? इसमें पूरा A to Z जो एनिमल लाइफ है उसके बारे में कवर किया जाता है. ये जो करता है, ये रेंज करता है स्टार्ट स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिजम्स का, उनके जो सेलुलर यूनिट है वो किस तरह का है, वो किस तरह से उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनके फाइलास कैसे हैं, वो किस किस उसमें कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, उनका हैबिटेशन क्या है, उनका बाकी उनका जो न्यूट्रिशन मोड है वो क्या है, ये सब कुछ जो है ये सब कुछ जूलॉजी के अंडर आता है. ठीक है, अब जूलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो अलग अलग तरह की चीज़ों में स्पेशलाइज भी करते हैं. वैसे तो जनरल जूलॉजिस्ट मतलब जो जूलॉजी पढ़ रहे हैं, राइट? पर इसमें भी बहुत स्पेसिफिक जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं जिसमें जूलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी मास्टरी करते हैं या स्पेशलाइजेशंस करते हैं. अब जूलॉजिस्ट क्या होते हैं? बेसिकली वो इंटरेस्टेड होते हैं बायोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, है ना? अब हर आदमी का जो स्पेशलाइजेशन है वो हर चीज़ में नहीं हो सकता. जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की तो हमें मालूम है कि हम इतने वास्ट किंगडम की बात कर रहे हैं कि हर आदमी, चाहे वो जूलॉजिस्ट ही क्यों ना हो, उसको ये इम्पॉर्टेंट, ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो जितने फाइलाज हैं उसके अंदर जितने एनिमल्स आते हैं सबके बारे में उनको पता हो. ऑफ कोर्स पता आप कर सकते हैं, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत शोध करना पड़ेगा, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी वो स्पेसिफिक एरियाज चूज कर सकते हैं और वो करते हैं अपनी स्टडी के लिए. ठीक है, कुछ जो होते हैं वो जूलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं बायोलॉजी में पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की, कुछ जो होते हैं वो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ते हैं एनिमल बॉडीज़ के, कुछ जो होते हैं उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है. तो ऐसे ऐसे बहुत सारी फील्ड होती हैं जूलॉजी की भी, और बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हो सकते हैं. Still others study how the new animals are formed and how their characteristics are passed on from generation to generation.
अब इसके अलावा कुछ जो है वो जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं, राइट, जो जेनेटिक का उसका जो इंजीनियरिंग है या जेनेटिक उनका जो फॉर्मेशन है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। उसमें वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एनिमल्स जो हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, और उसके अलावा वो जनरेशन टू जनरेशन जो हम क्रोमोसोम्स या डीएनए या जेनेटिक्स बात करते हैं जीन्स का, उनकी कैसे ग्रोथ होती है और वो कैसे एक दूसरे उसमें जाते हैं, म्यूटेट किस तरह से होते हैं, राइट। तो बहुत सारी जो स्टडी है जूलॉजी की वो हम समझ गए हैं। अब बेसिकली ये बात हो रही है कि जूलॉजिस्ट स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ एनिमल्स विद वन अनदर, देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल। कुछ जूलॉजिस्ट जो होते हैं, वैसे जूलॉजिस्ट इन जनरल ये सब कुछ काम करते हैं, सबकी जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन, सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। लेकिन जूलॉजिस्ट बेसिकली एक तो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये हमें क्लियर है, उनकी जो बनावट है, उनका एवोल्यूशन है, उनकी एनाटमी है, उनका जो रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ, फूड चेन है, न्यूट्रिशन है, और उनका जो क्लासिफिकेशन है, जेनस है, स्पीशीज़ है, ऑर्डर है, फाइलम है, उसके अलावा उनका जो सिग्निफिकेंस है बिहेवियर का, या उनका जो इको में जब आप बात करते हैं, इकोलॉजी में जो उनकी इंपॉर्टेंस है, उन सब के बारे में जूलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी जो स्टडी है, जूलॉजी की जो स्टडी है वो दोनों तरह से होती है, वो डिस्क्रिप्टिव भी होती है, एनालिटिकल भी होती है। ठीक है, किसी भी स्टडी की जब हम बात करते हैं तो वो एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव है, वो किस तरह की है, वो डिस्क्रिप्टिव है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है, उसके फीचर्स बता रही है, उसको एक कैरेक्टरिस्टिक का जिसको बोलते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस कर रही है, या फिर उसके बारे में और जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी कर रही है, और जो स्टडीज़ हैं उससे रिलेटेड कर रही है, ये पता चल रहा है, ये एनालिसिस का काम कर रही है कि वो किस तरह से उत्पत्ति हुई, आगे चल के उसका क्या यूज़ हो सकता है, या आगे चल के उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इसके ऊपर स्टडी कर रही है, राइट। तो दोनों तरह से है। जब हम जूलॉजी की बात करते हैं तो वो बोथ डिस्क्रिप्टिव भी है, डिस्क्राइब भी करती है, और एनालिसिस भी करती है। ठीक है, ये इट कैन बी अप्रोच्ड ईदर एज अ बेसिक साइंस और एज एन अप्लाइड साइंस। अब इसको दोनों तरह से अप्लाई किया जा सकता है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो कुछ होती हैं जो बेसिक साइंस की ब्रांचेस होती हैं, और कुछ होती हैं जो अप्लाइड साइंस की ब्रांच होती हैं। जब हम जूलॉजी की बात करते हैं तो हम इसको दोनों तरह से स्टडी कर सकते हैं। हम उसको बेसिक साइंस की भी एक वो समझ सकते हैं, बेसिक साइंस की फाउंडेशन समझ सकते हैं, ब्रांच समझ सकते हैं, या फिर हम उसको अप्लाइड साइंस की भी एक ब्रांच समझ सकते हैं। Worker in the basic zoology is interested in knowledge of animal for its own sake without consideration of the direct application for the information gathered. अब बेसिकली वही है ना कि जो जूलॉजिस्ट हैं उनकी जो स्टडी है, जो एरिया ऑफ स्टडी है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है, एनिमल्स है। तो वो इसको इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इनको किसी और साइंस से रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। मतलब और साइंस से आप इसको रिलेट करेंगे तो आप क्या जानेंगे, आप जानेंगे बेसिकली अगर आप इसको बॉटनी से रिलेट कर देते हैं तो आप इसको क्या जान सकते हैं, फ्लोरा फौना, इसके बारे में आप जान सकते हैं। बाकी अगर आप इसको इंजीनियरिंग से रिलेट कर सकते हैं तो आप इसकी जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं, अगर आपको जो इंटर रिलेशन, आपको याद है हमने इसको जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात की थी, तो मेडिकल साइंस से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों से इसको रिलेट करके स्टडी किया जा सकता है, और बहुत सारी फील्ड्स में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। बहुत सारी फील्ड में जब आप स्टडी करते हैं सब्जेक्ट को तो आपको पता चल सकता है कि उसकी जो जिसको बोलते हैं ना आपके, इसका जो एरिया है वो कितना वाइड है, और कितना उसकी वाइडली एप्लीकेशंस उसकी हो सकती हैं, और कितने एरियाज में वो हेल्पफुल हो सकता है, और कितनी सारी एरिया को वो एड कर सकता है, वो भी स्टडी की जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली पढ़ना चाहते हैं या रिलेटेड साइंसेज के साथ पढ़ना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है यूसेज पे, वो डिपेंड करता है आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे, और वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप उसको इस्तेमाल किस तौर पे करना चाहते हैं। In contrast, workers in applied zoology are interested in information that will directly benefit humans and animals. Medicine, for example, जैसे मैंने आपसे कहा, अभी मैंने आपको जेनो ट्रांसप्लांटेशन का एग्जांपल दिया, राइट, जिसमें जो पिग का हार्ट है वो ह्यूमन हार्ट में ट्रांसप्लांट किया गया रिसेंटली। तो उसमें क्या हुआ था कि ये बात हम कहाँ कर रहे हैं, अभी हमने बात की, जब हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं काहे के लिए, उसको बेनिफिट के लिए, इंसानों के भी और दुनिया के भी, राइट, इकोसिस्टम के भी। और हम बात कर रहे हैं काहे की, इंफॉर्मेशन जो कि बेनिफिट करते हैं ह्यूमन और एनिमल किंगडम दोनों के। ह्यूमन जो है ऑब्वियसली वो एनिमल किंगडम का हिस्सा है, ये आपको मालूम है, वी आर द पार्ट ऑफ मैमल्स फाइलम, तो वो हमें बहुत अच्छे से मालूम है, राइट। उसके अलावा अभी हम बात कर रहे हैं, जब मैंने आपको जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात की वो हम किसके बात कर रहे थे, मेडिसिन की। तो मेडिसिन एक उसका एग्जाम्पल है, उसके अलावा भी बहुत सारे उसके यूसेजेस हो सकते हैं। इसके अलावा zoology today is a diverse as an animal kingdom. It studies broadening the range
to include such field as genetic and biochemistry. जैसे मैंने कहा कि इसमें जेनेटिक जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, डीएनएस की, और जेनेटिक जो जीन्स हैं जो किस तरह चेंज हो रही हैं, जनरेशन दर जनरेशन चेंजेस आते जा रहे हैं, उनकी बात करते हैं। यहाँ हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपको मालूम है कि बहुत सारे आजकल इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत अपकमिंग फील्ड मानी जाती है, उसमें जूलॉजी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट माना जाता है। उसके अलावा इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट अप्लाइज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ टेक्निक टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द एनिमल किंगडम। अब ये बेसिकली वही है, ये बहुत इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप इसको या तो एज अ बेस सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं या आप अप्लाइड साइंसेस के तौर पे पढ़ सकते हैं, पर बहुत सारी फील्ड आपस में रिलेटेड हैं और ये एक सर्कल जैसा बना देती हैं, राइट। तो डिपेंड करता है आपकी यूसेज पे, डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ पे शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, किस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने नॉलेज को। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जूलॉजी को इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं या एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड पढ़ रहे हैं। ओके, इंस्टेंस के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, जेनेटिक स्टडी ऑफ डीएनए फ्रॉम वेरियस एनिमल्स कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जब आप डीएनए पढ़ते हैं, डीएनए आपको मालूम है ना, जब हम वो सीआईडी देखा ना किसी ने, दया इसके डीएनए की वो करो, एसीपी प्रद्युमन वाला, उसमें आपने देखा कितने ज़्यादा वो डीएनए टेस्टिंग करते हैं, कितना एक वो फर मिल जाता है उनको, एक बाल का स्ट्रैंड मिल जाता है, उससे वो पूरी डीएनए टेस्टिंग करते हैं और पूरी हिस्ट्री और एवोल्यूशनरी प्रोसेस बता देते हैं कि फला आदमी ये है और इससे रिलेटेड है, उसका जो जीन्स है उसमें ये डीएनए है, और पूरा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, राइट। फॉरेंसिक साइंस की बात कर रहे हैं हम। तो उसी तरह से जो डीएनए है उसकी टेस्टिंग की जाती है जेनेटिकली, और जेनेटिकली उसकी टेस्टिंग की जाती है तो क्या होता है, उससे आपको इंसाइट मिलता है ह्यूमन उत्पत्ति का, क्लासिफिकेशन का, कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, ह्यूमन लाइफ जो है अर्थ पे वो कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, और उसके आगे के क्या सिग्निफिकेंस हैं। जो एनिमल्स पहले रहते थे वो अगर ख़त्म हो गए हैं तो उनकी ख़त्म होने का क्या कारण है, या अगर उनकी उत्पत्ति हुई थी तो उसका क्या कारण है, और अगर आगे चल के इसी तरह से अगर ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये हमें क्या समझने में हेल्पफुल करते हैं, ये हमें समझने में हेल्पफुल करते हैं कि किस तरह से जो पानी, हवा पानी है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो ह्यूमन लाइफ को या एनिमल लाइफ को ऑन अर्थ किस तरह इफेक्ट करता है। तो हम उसके लिए अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि ख़तरनाक हो सकती है या आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकती है तो हम उसके लिए सेफ गार्ड तैयार कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं आज के रेफरल में, और हम पढ़ते हैं कि आने वाले कल को वो हिस्ट्री कैसे इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये फंडा क्लियर है। अब हम बात करते हैं जूलॉजिस्ट की, जो कंसंट्रेट करते हैं मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे हैं मसल्स, बोन, सेल, सेलुलर कंपोनेंट्स की, कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, याद है ना आपको। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जो ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो पढ़ता है, और बाहरी स्ट्रक्चर नहीं, आई मीन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जो स्ट्रक्चर पढ़ता है, सेल जो उनका बनावट है उसको पढ़ते हैं, मसल्स, बोन्स, इस तरह की जो चीज़ें पढ़ते हैं उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ये बहुत टेक्निक फर्स्ट डेवलप्ड इन बायोकेमिस्ट्री लैब। ये जो टेक्निक है ये कहाँ से रिलेटेड है? बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, सॉरी, राइट। अब हम इसके पढ़ते हैं कुछ मेन ब्रांचेस जो जूलॉजी के हैं। बहुत सारी हैं, कुछ सब ब्रांचेस हैं, कुछ मेन ब्रांचेस हैं। हम मेन ब्रांचेस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेन ब्रांचेस पहले क्या है? बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी मैंने आपको, ये जब मैं आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ा रही थी बॉटनी के टाइम पे, तब भी मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो द बेसिक थिंग इज कि हम उसको दो में डिवाइड कर लें, राइट। तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं इसको। अब इसका क्या मतलब हुआ? दो टर्म्स का, बायो एंड ज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम इन ज्योग्राफिकल स्पेस थ्रू जियोलॉजिकल टाइम। तो अब ये समझ में आ गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो डेमोग्राफिक डिवाइड है उसकी, राइट। अभी हम काय की बात कर रहे हैं? जियोलॉजिकल टाइम के बेसिस पे जो डिवाइड है उसकी, कि फला चीज़ या फला स्पीशीज या फला जो प्रजाति है एनिमल्स की, वो कैसे इकोसिस्टम में डिवाइडेड है, किस तरह जियोलॉजिकल टाइम के बेसिस पे डिवाइडेड है, या फिर इकोसिस्टम में किस तरह से डिवाइडेड है ज्योग्राफिकल लोकेशंस या रीजन्स के हिसाब से, राइट। तो ये जो डिसिप्लिन है वो क्या है? बायोज्योग्राफी का कहलाता है। अब इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स एंड बायोलॉजिकल कम्युनिटीज ऑफन वेरी इन अ रेगुलर फैशन अलोंग ज्योग्राफिकल ग्रेडियंट्स ऑफ लैटिट्यूड, एलिवेशन, आइसोलेशन एंड हैबिटेट एरिया। अब इसमें किस तरह से डिविजन होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्रजातियां जो हमें मालूम है, राइट, हमें मालूम है जैसे स्नो लेपर्ड है, हमें मालूम है कि वो कहाँ पाए जाते हैं? वो ठंडे प्रांतों में पाए जाते हैं ना, वो गर्मी वाली जगहों पर नहीं पाए जाएंगे, वो ट्रॉपिकल कंडीशंस में नहीं पाए जाएंगे। तो हमें ये मालूम है, तो हमें ये मालूम है कि स्पीशीज की जब हम डिवीजन की बात करते हैं, या हम लोकेशंस की बात करते हैं, या हम
किसी पर्टिकुलर फाइलम्स की बात करते हैं, है ना, तो हमें मालूम है कि वो जोग्राफिकल कंडीशंस और लैटिट्यूड और हेमिस्फीयर की जो कंडीशंस हैं उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है उनका हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है, वो हमें जोग्राफी के लोकेशंस पे या जोग्राफिकल लिमिटेशंस या जोग्राफिकल जो टाइमलाइंस हैं उनके थ्रू हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, अब फाइटोजोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ये एक और ब्रांच है जो कि सब ब्रांच है बायोजोग्राफी का, जो कि करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। ये हमें क्लियर है। जब हम लाइफ की बात करते हैं, फ्लोरा फौना की, फ्लोरा फौना जब हम डिस्कस करते हैं, फ्लोरा एंड फौना मतलब फ्लोरा तो आपको मालूम है कि डिपेंड करता है, हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की, और फौना जो है वो एनिमल किंगडम, है ना। तो ये जब टर्म हम बात करते हैं फ्लोरा फौना का, ये बहुत ज़्यादा बात ही जब हम इसकी करते हैं तो हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन का फ्लोरा एंड फौना, मतलब उस जोग्राफिकल लोकेशन में, उस जोग्राफिकल रीजन में, उस कंट्री में या उस प्रांत में किस तरह का जो जीव है, जो लाइफ है वो पाई जाती है, उसके ऊपर वो डिस्कशन होता है फ्लोरा एंड फौना का, राइट। तो फाइटोजोग्राफी जो है ये स्पेसिफिकली काम करता है काय पे, प्लांट्स के बारे में बात करता है, और जूओजोग्राफी जो है वो ब्रांच है स्टडीज की जो कि एनिमल्स पे डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि ये दो सब डिविजन्स हैं काहे के, बायोजोग्राफी के। गॉट इट। तो एक जो है वो फ्लोरा पे फोकस करता है, एक जो है फौना पे फोकस करता है, एक जो है वो प्लांट्स पे करता है, एक जो है वो एनिमल्स पे करता है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। Scientific classification in zoology is a method by which zoologists group and categorize organisms by biological types such as genus और species. Genus species हम पढ़ चुके हैं, genus species और phyla और order, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, राइट। ये हम बहुत क्लियरली पढ़ चुके हैं, किंगडम हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमें पिरामिड क्लियर है, ये हायरार्की का जो पिरामिड है हमारा वो हमको क्लियर है। तो इसमें जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो बेसिकली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो होता है जूलॉजी में, वो मेथड होता है जिसके जरिए जूलॉजिस्ट जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं जूलॉजी को, वो क्या करते हैं, ग्रुप और कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को उनके बायोलॉजिकल टाइप के हिसाब से। बायोलॉजिकल टाइप क्या हो गया कि वो किस फाइला में फॉल कर रहे हैं, राइट। आपको जैसे मालूम है पॉरीफेरा हो गया या कॉर्डेटा, आपको मालूम है कि सबसे एडवांस्ड फाइलम है, तो किस तरह के उसमें फॉल कर रहे हैं। उसके अलावा उनका जेनस क्या है, या जेनस उनकी स्पीशीज क्या है, जेनस मतलब जैसे पैंथर, लेपर्ड, टाइगर, राइट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि वो किस तरह से किस जेनस में फॉल कर रहे हैं, किस स्पीशीज में फॉल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो क्लासिफिकेशन होता है, ये जो जूलॉजिस्ट करते हैं, ये जो स्टडी होती है वो हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ये इसकी मेन ब्रांच मानी जाती है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो एक तरह का साइंटिफिक टेक्सोनॉमी का तरीका है, क्लासिफिकेशन करने का तरीका है। टेक्सोनॉमी हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, हमने बहुत गहराई से पढ़ी है कि टेक्सोनॉमी क्या होती है, क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, एवोल्यूशन कैसे होते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट समझने में मुश्किल नहीं आ रही होगी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो एक फॉर्म ऑफ टेक्सोनॉमी का डिवीजन का तरीका है। अब जब बात करते हैं हम मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसके जो रूट है बेसिकली वो अगेन कार्ल लाइनस के उसमें आता है, जो उनके जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जिनको कहते हैं, उनका जो डिवीजन था, जो क्लासिफिकेशन का मॉडल था, उस पर डिपेंड करता है। और इन्होंने ग्रुप किया था स्पीशीज को किसके बेसिस पे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, राइट। तो ऑब्वियसली इसमें जो बाद में बहुत सारे चेंजेस भी लाए गए, काफ़ी सारे बदलाव भी लाए गए, क्योंकि इनका एनिमल्स पे उतना ज़्यादा स्टडी नहीं थी। ही वॉज मोर ऑफ अ पर्सन जिन्होंने प्लांट के बारे में पढ़ा था, ही वॉज मोर ऑफ अ बॉटनिस्ट। तो एनिमल किंगडम के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस और बहुत ज़्यादा एडिशंस किए गए, एडिट्स किए गए, बहुत ज़्यादा उसमें अपग्रेड किया गया उसको। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है मॉड्यूलर, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी शुरुआत कार्ल लाइनस की टेक्सोनॉमी से हुई थी, ये तो हमें मालूम है, राइट। अब ये ग्रुपिंग्स जो हैं ये हैव बीन रिवाइज्ड टू इंप्रूव कंसिस्टेंसी विद द डार्विनियन प्रिंसिपल ऑफ कॉमन डिसेंट। कॉमन डिसेंट का जो सिस्टम था हमारा, जब हमने डार्विनियन की थ्योरी पढ़ी थी, तो हमें मालूम है ना कि हमने उसमें बाद में जाकर उसमें चेंजेस हुए और 5 डार्विनियन कंसेप्ट आए, वो हम पढ़ चुके हैं। डार्विन के बारे में जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमें मालूम है कि उन्होंने जो बात की थी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद आ गया आपको। तो डार्विन की जो थ्योरी थी वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ अ स्पीशीज, और इसमें से प्रिंसिपल ऑफ कॉमन डिसेंट से उन्होंने इसको दिया था, जिसके बाद से बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है। तो ऑब्वियसली वहाँ से जो शुरुआत है उसके बाद बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रुपिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है, रिवाइज की गई है। तो जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती है, जैसे जैसे स्टडी बढ़ती है, शोध बढ़ते हैं, उसके नतीजे आते हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रिमिटिव
आइडियाज रहते हैं या प्रिमिटिव सोच रहती है उसको रिवाइज किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं काय की मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स की, जो कि न्यूक्लियर एसिड सीक्वेंस एज डेटा हैज driven many recent revision and likely to continue to do so। अब इसमें जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की तो उसमें क्या आता है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स जो है वो आ जाता है। वो भी एक इम्प्रूवमेंट का एरिया था जो रिवाइज किया गया है बाद में, जो कि न्यूक्लियर एसिड को पढ़ता है एज ए सीक्वेंस ऑफ डेटा, राइट। न्यूक्लियर एसिड्स को हम सीक्वेंस ऑफ डेटा, जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की तो हम उनकी बात कर रहे हैं, राइट। आरएनए और डीएनए आप जानते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उसने बहुत सारे रिविजन्स किए हैं जिनकी वजह से बहुत सारे क्लासिफिकेशंस में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, और वो अभी जैसे जैसे शोध बढ़ता जाएगा और वो आते जाएंगे, वो अभी भी स्टेशनरी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते दैट वी हैव रीच्ड द मैक्सिमम कंक्लूजन, नो वी हैवंट। हम अभी भी उस पर स्टडी कर रहे हैं, अभी भी दुनिया भर में ज़ूलॉजिस्ट हैं जो स्टडी कर रहे हैं बहुत सारे कंसेप्ट्स पे, तो उसमें धीरे धीरे इंप्रूव होगा। एंड दैट इज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट व्हेन यू टॉक अबाउट साइंस, राइट। तो वो अभी भी चल रहा है। उसके अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिलोंग टू द साइंस ऑफ ज़ूलॉजिकल सिस्टमैटिक्स। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काय के अंदर आता है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स को आप जानते हैं कि बात की जाती है टैक्सोनॉमी की, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस साइंस के अंतर्गत आता है, ज़ूलॉजिकल सिस्टमैटिक्स या ज़ूलॉजिकल टैक्सोनॉमी के अंडर। अब हम आ जाते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या हो गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच एनिमल एंड प्लांट ग्रो एंड डेवलप। डेवलपमेंटल अगेन अगर आप वर्ड के समझेंगे तो आपको वैसे ही मतलब समझ में आ जाएगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी साइंस होती है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें प्रोसेस क्या होता है एक एनिमल या प्लांट का बढ़ने का, ग्रो करने का या डेवलप करने का, वो जो साइंस है उसको हम पढ़ते हैं। और वो पार्ट कब होता है काय का, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा है। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी एनकम्पस करता है बायोलॉजी ऑफ रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेटामॉर्फोसिस एंड द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स इन द एडल्ट ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें बेसिकली जो बात करते हैं हम सेलुलर ग्रोथ की, हम बात करते हैं एडल्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ग्रोथ होती है उसकी, हम बात करते हैं अलग अलग तरह के फंक्शंस की। फंक्शंस कैसी, हम बात कर रहे हैं रीजनरेशन की, रीजनरेशन मतलब हम सेल रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, हम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस मतलब जो चेंज होता है ना, जो ग्रेजुअल चेंज होता है। मेटामॉर्फोसिस होना किसी भी चीज़ का मतलब मेटामॉर्फ होना, उसको एक उसकी जो बेसिक उससे है उससे वो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है और वो दूसरे फॉर्म में जाता है, वो बात करते हैं। फिर हम ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि किस तरह के बदलाव, किस तरह के चेंजेस ह्यूमन सेल में या एनिमल सेल में या एनिमल बॉडी में या उसकी मॉर्फोलॉजी में आए हैं, राइट। तो ये सब कुछ हम जब बात करते हैं तो काहे के अंतर्गत होती है, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हिस्सा होती है। अब हम बात करते हैं एथोलॉजी के, राइट। एथोलॉजी क्या होती है, एथोलॉजी बेसिकली होती है, ये स्टडी होती है एनिमल बिहेवियर की। हर एनिमल का जब हम बात करते हैं, हर एनिमल क्या इनफैक्ट हम किसी भी किंगडम में अगर बात करें तो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं। हम जब बात करते हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर टर्म की जिसको बोलते हैं एथोलॉजी, तो हम डिस्कशन किस बारे में कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एनिमल का बिहेवियर किस तरह का होता है, ठीक है। ये जो डिसिप्लिन है ये बहुत लॉन्ग ट्रेडिशन है एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू नॉन मेडिसिन बायोलॉजी डिसिप्लिन है दैट हैव जनरेटेड नोबेल प्राइजेस। इसमें बहुत शोध किया गया है, काफ़ी सारी स्टडीज फील्ड में की गई है। ये बेसिकली नॉन बायो मेडिको बोला जाता है हालांकि इसको, लेकिन ये शोध का विषय बहुत बड़ा रहा है, रिसर्च का विषय ये बहुत बड़ा रहा है। इसके ऊपर लोगों ने बहुत स्टडी की है, बहुत वर्क किया है। इसके अलावा ये जो बिहेवियर है एनिमल का ये फंडामेंटल होता है, वेदर इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन स्टडीइंग देयर बिहेवियर इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर फुली अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन। इसका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि जब तक आप एनिमल बिहेवियर नहीं समझेंगे, एनिमल बिहेवियर को पढ़ेंगे नहीं बहुत गहराई में, आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं समझेंगे। और जैसे मैंने कहा कि कोई एक चीज़ जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बेसिकली हम उससे आज का प्रेजेंट और आने वाला कल उसको इंटरलिंक करके पढ़ते हैं। हमें समझना होता है कि किस तरह आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ एनिमल की, ये बहुत फंडामेंटल हो जाता है क्योंकि ये पता चलता है कि इंडिविजुअल जो है वो किस सर्कमस्टांसेस में, किस तरह की हैबिटेट में सर्वाइव करेगा या रिप्रोड्यूस करेगा, या उसका जो बिहेवियर है उससे हमें और भी ज़्यादा एवोल्यूशनरी चीज़ों के बारे में पता चलता है।
अब जब हम बात कर रहे हैं एथनोलॉजी की, तो बेसिकली काहे से डील करता है वो? दो चीजों से। पहला क्या है? पहले वो डील करता है आपके कॉजल एक्सप्लेनेशन से। कॉजल एक्सप्लेनेशन जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं करनी है ना, उसके एक्सप्लेनेशन से करता है। उसके अलावा बिहेवियर से, जिसमें वो डील क्या करता है? डील करता है वो कि उसकी जो मोटिवेशनल मैकेनिज्म है वो किस तरह के हैं, या जो एक्सपीरियंस है एनिमल्स का कॉजिंग द बिहेवियर, प्रॉक्सिमेट एक्सप्लेनेशन माना जाता है इसको। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमेट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या है? वो बेसिकली डील कर रहा है मोटिवेशनल मैकेनिज्म से और एक्सपीरियंस ऑफ एनिमल्स से, जो कि कॉज कर रहे हैं उसका बिहेवियर, वजह क्या है उसके बिहेवियर की, है ना। अब ये स्टडी किया जाता है कॉजल एक्सप्लेनेशन, मतलब कॉज क्या है उसके बिहेवियर का। उसके अलावा ये जो है बेसिकली एंड वन दैट डील्स विद सिलेक्टिव प्रेशर्स, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है जो सिलेक्टिव प्रेशर्स की बात करता है कि उसके ऊपर सिलेक्टिव प्रेशर्स क्या है, या फाइलोजेनेटिक फैक्टर्स की बात करता है जो कि कॉज करता है एवोल्यूशनरी बिहेवियर को, और इसको कहा जाता है अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो दो तरह के बिहेवियर हो गए, वो हमें क्लियर हो गए। एक कहा जाता है प्रॉक्सिमेट एक्सप्लेनेशन और दूसरा है अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं एथनोलॉजी में कि हम जब इंटरेस्टेड हैं स्टडी में, और स्टडी ऑफ जो एथनोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली, वी आर इंटरेस्टेड इन एंड स्टडी बोथ द प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट लेवल ऑफ एनिमल बिहेवियर। इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी आ जाता है। ठीक है, इसको दोनों लेवल में वो स्टडी करते हैं और वो कहलाते हैं एथनोलॉजिस्ट, जो दो उस पे करते हैं, प्रॉक्सिमेट पे भी और अल्टीमेट लेवल पे भी। अब these two levels complete each other and complement each other and help us achieve more complete understanding of animal behavior and evolution. Complement का मतलब क्या होता है? दो चीजें जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, राइट। तो ये जो दोनों बिहेवियर है, चाहे वो प्रॉक्सिमेट हो और अल्टीमेट बिहेवियर है, वो दोनों जो स्टडी, जो डिसिप्लिन है, ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। और ये क्या करते हैं? जब इनको एक साथ रखा जाता है तो ये हमें बताते हैं, दोनों मिलके हमें समझाते हैं कि अचीव, हमें ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ह्यूमन जो एनिमल बिहेवियर है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है और किस तरह का है। तो ये जो दो साइंसेज हैं, जब हम बात कर रहे हैं दोनों बिहेवियर्स की, इनको इंडिपेंडेंटली ना पढ़ के अगर आप इनको साथ में पढ़ेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा एनिमल बिहेवियर को, उनकी एथनोलॉजी को, राइट। हैविंग बोथ लेवल्स इन पर्सपेक्टिव ऑल्सो हेल्प अस आस्क द राइट क्वेश्चंस, taking into account both an evolutionary and more mechanistic approach. अब क्या होता है, जब आप दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको दोनों ही तरह का अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों तरह का अप्रोच होगा, दोनों ही तरह के पर्सपेक्टिव जो है वो क्लियर होंगे। कौन कौन से? एवोल्यूशनरी भी और मैकेनिक्स भी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की। एवोल्यूशनरी, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन, शुरुआत, स्टार्टिंग। ये बेसिकली सब फील्ड है बायोलॉजी का जो स्टार्ट करता है, जो स्टडी करता है क्या? एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जैसे मैंने कहा कि शुरुआती प्रोसेस है ना, कोई चीज़ एवोल्यूशन किसको बोलते हैं? कि एक प्रिमिटिव स्टेज से इवॉल्व होके ज़्यादा एडवांस स्टेज पे जाना, उसको हम बोलते हैं इवॉल्व होना, एवोल्यूशनरी होना, एवोल्यूशन होना उसका। इसमें नेचुरल सिलेक्शन हो गया, कॉमन डिसेंट हो गया, कॉमन डिसेंट आपको मालूम है चार्ल्स डार्विन की हम बात कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन हो गया। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सिंपली इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अगर आप इसको बहुत सिंपल से पढ़ना चाहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो स्टडी है लाइफ फॉर्म्स का अर्थ पे, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो हमने शुरुआत पढ़ी एवोल्यूशन की, उसको आप सीधा सीधा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन क्या होता है? बेस काय पे होता है? थ्योरी पे दैट ऑल स्पीशीज आर रिलेटेड एंड दे ग्रेजुअली चेंज ओवर टाइम, है ना। ये तो हमने बात की थी कि जितनी भी स्पीशीज हैं अर्थ पे, वो एक ही, जो उनका जो मूल है वो एक ही जगह से शुरुआत हुई है और फिर वो धीरे धीरे डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स लेती चली गई हैं, है ना। ये हमें मालूम है कि पानी से जीवों की शुरुआत हुई, लाइफ की शुरुआत जो हुई वो मरीन में स्टार्ट हुई, एक्वेटिक हुई, ये भी हमको मालूम है। तो हमें ये मालूम है कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी जो शुरुआत है वो बिल्कुल एक जो उससे हुई है और फिर वो डाइवर्स होते गए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ये शुरुआत है और फिर अलग अलग ब्रांचेस निकलती चली गई हैं और ये वेरियस ब्रांचेस हैं। तो शुरुआत लेकिन वो एक ही जगह से हुई है, वो ये है ना। तो ये जो है एवोल्यूशनरी थ्योरी को स्टडी करने का तरीका है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका है। In a population, the genetic variation affect the physical characteristic, phenotypes of an organism. अब इसमें क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है ना, जीन्स के जो वेरिएशन है वो काहे को इफेक्ट करते हैं? वो इफेक्ट करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो भी है उस पर्टिकुलर प्रजाति का या उस पर्टिकुलर एनिमल का। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? फेनोटाइप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है?
अब यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है। कौन सी पिक्चर है? ये बनी हुई है चींटियाँ, और ये क्या की हुई हैं, ये देखिए ये कितना भारी बोझ उठाई हुई हैं, जितना उनका खुद का बॉडी वेट है उससे कई गुना ज़्यादा भारी बोझ वो उठा लेती हैं। एंड दे आर नोन एज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, जिसको कहते हैं ना आप, लेबोरियस ऑर्गेनिजम्स का, लेबोरियस जो वर्किंग क्लास है वो बेस्ट माना जाता है जब आप बात करते हैं एंट्स की। ये हम थोड़ी थोड़ी बीच बीच में रोचक जानकारी पढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम अभी कोई बड़े सीरियस पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, अभी हम जीके पढ़ रहे हैं। तो जीके में और भी जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग तथ्य हैं वो हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ये जो चेंजेस हैं फिनोटाइप्स के बेसिकली, राइट, जो अभी हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन का, तो उसमें हम बात कर रहे थे विल बी एडवांटेजेस टू सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच विल देन बी पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स। अब ये जो चेंजेस होते हैं जेनेटिक्स के, राइट, जेनेटिक्स के जो होते हैं चेंजेस वो क्या होते हैं, जब हमने बात की थी क्रोमोसोम्स की, राइट, हमने डीएनए आरएनए इन सब चीज़ों की बात की थी, जेनेटिक्स हम समझ चुके हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं, है ना। उसका मतलब क्या होता है कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाता है। जैसे कुछ चीज़ें आपके अंदर होंगी जो आपके पापा से आई होंगी, मामा से आई होंगी, दादा से आई होंगी, ममा से आई होंगी, मौसी से आई होंगी, बुआ से आई होंगी, राइट। तो ये जो जेनेटिक चेंजेस हैं, जो जेनेटिक जनरेशन दर जनरेशन जो चीज़ें जाती हैं उनको हम बोलते हैं जेनेटिक, ठीक है। अब पेपर्ड मॉथ एंड फाइटलेस birds are some example of evolution in species over many generations। अब जैसे पेपर्ड मॉथ हो गए या फ्लाइटलेस बर्ड्स, जो कि बर्ड्स उड़ नहीं पाती, उनको आप एक क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस का, ठीक है। 1930s की हम बात करते हैं। डिसिप्लिन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इमर्ज थ्रू व्हाट जूलियन हक्सले called the modern synthesis of understanding from previously under-related field of biological research such as genetics and ecology, systematic and paleontology। Basically 1930s में क्या हुआ था, 1930s में एवोल्यूशनरी का जो डिसिप्लिन था, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का जो डिसिप्लिन था उसको स्टडी किया गया, और जूलियन हक्सले इन्होंने बेसिकली इसको कहा, इसको पढ़ा, और उन्होंने कहा कि ये जो है बायोलॉजी का, जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का जो साइंस है, जो ब्रांच है, वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली सिंथेसिस है, सिम्बायोटिक रीयूनियन है, ये सिंथेसिस है काहे का, अंडरस्टैंडिंग का। अलग अलग और भी जो साइंसेस चलती थी उस टाइम पे, जैसे प्रीवियसली अनरिलेटेड जो फील्ड थी बायोलॉजी की, उन सबको जब आप साथ में लाए और मिक्सर में आपने उनको चला दिया, घुर्र करके उनको घुमा दिया, तो वो आया एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का फंडा, वहां से आ गया। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें बायोलॉजिकल रिसर्च भी आ जाती है, उसमें जेनेटिक्स भी आ जाते हैं, इकोलॉजी भी आ जाती है, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स भी आ जाते हैं, मॉर्फोलॉजी आ जाती है, पैलेंटोलॉजी आ जाती है। तो इन सबको जब आप साथ में ले आए और आपने इनको मिक्सर में डाला और आपने इनको घिर करके घुमा दिया, तो जो चीज़ बाहर निकल के आती है वो एक डिसिप्लिन निकल के आता है जो है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। और ये बात कही किसने, जूलियन हक्सले ने 1930s में, ठीक है। अब आप अगर इसको यहां से देखते हैं तो आपको ये सर्कल ऑफ लाइफ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि शुरुआत जो हुई वो यहां से हुई, सेल से हुई, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस आया, फिर थोड़े से और एडवांस जीव आए, फिर और आए, फिर और आए, फिर और आते 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 यहाँ तक इंसानों तक पहुँच गए, जो कि सबसे एडवांस्ड क्रीचर माना जाता है एनिमल किंगडम का, जिसको ये माना जाता है कि विश्व की सबसे, जिसको हम अपने आप को बोलते हैं कि हम सबसे सुंदर और सबसे कंप्लीट रचना भगवान की मानते हैं, या एवोल्यूशन की मानते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने जब पढ़ी थी बॉटनी की टर्मोलॉजी, तब भी हमने डिस्कस किया था। खैर अब अभी इसमें जूलॉजी में अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है बेसिकली साइंस ऑफ बायोलॉजी है, और इसमें क्या क्या आता है, ये सीख करती है अंडरस्टैंडिंग एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन बिटवीन सेल्स इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड इंटरेक्शन। अब ये थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री की जैसी ब्रांच है, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, मॉलिक्यूलर सेल्स और मॉलिक्यूलर जो सेल्स का जो बनावट है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो, और इसमें मॉलिक्यूलर सिंथेसिस किस तरह के होते हैं, और मैकेनिज्म क्या है, और इंटरेक्शंस क्या हैं, राइट। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गई। इसके अलावा इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो थी वो पहले डिस्क्राइब की गई थी अप्रोच के तौर पे, जो कि फोकस करती थी काहे पे, अंडरपाइनिंग ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना, अनकवरिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एज वेल एज द इंटरेक्शन एंड हाउ दीज इंटरेक्शन एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासिकल बायोलॉजी। तो बेसिकली ये स्टडी करती थी प्रिमिटिवली काहे पे, ये प्रिमिटिवली करती थी फोकस बायोलॉजिकल फिनोमिना पे, जो कि कवर करते थे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उस पे बेस्ड था, और उस पे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनके जो इंटरेक्शंस थे, और वो इंटरेक्शंस जो उनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस थे, वो इंटरेक्शंस कैसे क्लासिकल बायोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन को इफेक्ट करते हैं, ये स्टडी सबसे पहले उसके बेसिस पे की गई थी।
अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजी, मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनको कहा जाता है, वो इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आ गया समझ में? किस लेवल पे? केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर माइक्रो मॉलिक्यूल्स के, उनकी जो स्टडी होती है उसको सिंपली कहा जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 1945 में टर्म मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो थी वो फिजिसिस्ट थे एक, विलियम एस्टबरी, उनने यूज किया था। सबसे पहले ये जो टर्म है वो किसने यूज किया था? विलियम एस्टबरी ने 1945 में। ठीक है, उसके अलावा इसका जो डेवलपमेंट था इस फील्ड में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ये बहुत लेट हुआ, काफ़ी एडवांस्ड या काफ़ी नया इसको माना जाता है जब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस की। To understand that the complex system and advantageous approach would be made in simple way of understanding by using bacteria and macrophages. These organisms yield information about such basic biological processes more readily than animal cells. ठीक है, तो ये काफ़ी एडवांस माना जाता है। इसमें जो स्टडी है वो बैक्टीरिया के, बैक्टीरियोफेजेस की गई, और इसको किया गया कैसे? इसको किया गया सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बाय यूजिंग बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेजेस एंड ऑर्गेनिजम्स, और उससे इन्फॉर्मेशन डिराइव की गई, उससे इन्फॉर्मेशन यील्ड की गई, और बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को ज़्यादा आसानी से पढ़ा जा सका, और उसमें बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेजेस पे ज़्यादा पढ़ा गया बनिस्बत एनिमल सेल्स के। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी एक प्रॉपर ब्रांच ऑफ साइंस है, मेडिसिन में पढ़ा जाता है, मेडिकल स्कूल में पढ़ाया जाता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो फिजियोलॉजी में एमडी करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, और ये बहुत एडवांस्ड ब्रांच ऑफ साइंस है। इसमें क्या होता है? फिजियोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल, प्लांट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यूज और सेल्स। ठीक है, फिजियोलॉजी जो होती है वो क्या होता है? स्टडी जो होती है, जो कंप्लीट स्टडी होती है, चाहे वो आप प्लांट की ले लीजिए, एनिमल्स की ले लीजिए या ह्यूमंस की ले लीजिए, उनकी पढ़ी जाती है और उनकी फंक्शनैलिटी पढ़ी जाती है काहे में? कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके जो टिश्यूज हैं और सेल्स हैं उनके बारे में। द वर्ड फिजियोलॉजी was first used by the Greeks around 600 BCE to describe a philosophical inquiry into the nature of things. ये सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी है फिजियोलॉजी, ये साइंस तो बहुत बाद में डेवलप हुआ, लेकिन इसको सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया, जो सबसे पहले ये जो टर्म था, ये कब इस्तेमाल किया गया? ये ग्रीक्स ने किया 600 BC के आसपास, और इस टाइम पे डिस्क्राइब करते थे इसको फिलोसफिकल इंक्वायरी के तौर पे। ठीक है, ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स। तो इट वाज मोर ऑफ अ फिलोसफिकल स्टडी देन द फिजिकल स्टडी, राइट। उन्होंने जो शुरुआत हुई थी वो ग्रीक्स ने इसको किया था फिलोसफिकल इंक्वायरी के तौर पे नेचुरल थिंग्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये जो यूज है टर्म्स का, ये स्पेसिफिक रेफरेंस रखता है वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द हेल्दी ह्यूमंस व्हिच बिगन इन 16th सेंचुरी, आल्सो इज एप्लीकेबल टू मेनी करंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी। बाद में ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन का बहुत बड़ा फील्ड है, डॉक्टर्स जो हैं, कई डॉक्टर्स इसमें एमडी करते हैं फिजियोलॉजी में, और काफ़ी एडवांस फील्ड ये माना जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ, जब हम आगे बढ़े तो इसका जो यूज़ है वो रेफरल में काहे के इस्तेमाल किया गया? हेल्दी ह्यूमंस के रेफरेंस में, जो कि 16th सेंचुरी के बाद हुआ। ठीक है, और उसके बाद इसको एप्लीकेबल किया गया बहुत सारे करंट एस्पेक्ट से, जो कि फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट है, और बाकी फिर इसको और भी एनिमल और बाकी भी किंगडम पे देखा गया। 19th सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ? 19th सेंचुरी की शुरुआत में क्यूरियोसिटी, मेडिकल नेसेसिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टिमुलेटेड रिसर्च कंसर्निंग द फिजियोलॉजी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक होते होते क्या हुआ? 16वीं शताब्दी तक ये चीज़ आ गई थी सर्फेस पे, लेकिन 19वीं शताब्दी तक होते होते क्या हुआ? उसकी जो ज़रूरत थी वो और ज़्यादा व्यापक हो गई, और ज़्यादा बड़ी हो गई, और ज़्यादा लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, और उसका जो क्यूरियोसिटी थी या मेडिकल जो उसकी इंटेंसिटी थी वो बढ़ गई। लोगों को ये समझ में आने लगा कि जो बेसिक नेसेसिटी है, इकोनॉमिक नेसेसिटी है, उसके थ्रू फिजियोलॉजी को समझना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और वो सारे ही एस्पेक्ट पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चली गई। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जनरल फिजियोलॉजी इन विच जनरल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट एप्लीकेबल टू ऑल लिविंग थिंग्स आर सॉट। तो इसमें हुआ क्या? जो यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर आया और फंक्शन कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स आया, जो फंक्शंस थे, राइट। कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ ह्यूमंस में होते हैं, कुछ होते हैं जो किसी और फाइलम में होंगे, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, राइट। उनके जो फंक्शंस जो कॉमन है सारे ही लिविंग थिंग्स में, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनके बारे में पढ़ा गया, और डेवलपमेंट पढ़ा गया उनका कंसेप्ट जो जनरल फिजियोलॉजी से रिलेटेड था, राइट। उसको ये पढ़ा गया उसके जनरल प्रिंसिपल के तौर पे, और उसके जो कंसेप्ट है उसके तौर पे उसको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे पढ़ा गया, जो एप्लीकेबल था ऑल लिविंग थिंग्स अक्रॉस ऑल जॉनर्स, सारे लिविंग थिंग्स अक्रॉस ऑल जॉनर्स में एप्लीकेबल था। अब सिंस द
mid 19th century, therefore the word physiology has implied the utilization of experimental method as well as technique and concept of the physical sciences to investigate causes and mechanism of the activities of all things. तो अब क्या हुआ, 19वीं शताब्दी तक इसकी ज़रूरत समझ में आ गई और 20वीं शताब्दी के मिड तक, या सॉरी 19वीं शताब्दी के मिड तक क्या हुआ, उसको जो वर्ड है फिजियोलॉजी का उसको इम्प्लाई करने लगे लोग काहे में, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड में, और भी जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं और भी जो चीज़ें डेवलप हो रही थी, साइंस में जो तरक्की हो रही थी उससे उसको रिलेट करने लगे, और टेक्निक्स और कंसेप्ट पे भी उसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा आ गया। और उसकी जो फिजिकल साइंसेज हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, कॉजेज और मैकेनिक्स जो होते थे एक्टिविटीज़ के उनको स्टडी किया गया, और फिजियोलॉजी बेसिकली एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी बन गई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइड टर्म बन गया जो कि कॉमन हो गया, मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड हो गया, जो कि बायोलॉजी और जूलॉजी से रिलेटेबल टर्म बन गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, राइट, जूलॉजी, सॉरी स्ट्रक्चरल जूलॉजी। जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं कि हम बात किसकी करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स कौन से, जब हम बात करते हैं जूलॉजी की और बायोलॉजी की तो हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की, और उसमें हम बात कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर की। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्ट्रक्चर आ जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी उनकी किस तरह की है इसकी आ जाएगी, एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, टेक्सोनॉमी क्या है, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या है, उनके हैबिट्स क्या है, उनकी हैबिटेशन क्या है, उनका कहाँ वो रहते हैं, हैबिटेट्स क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेमोग्राफिक डिवाइड्स किस तरह के हैं, उनके जो एनिमल जो है लिविंग या एक्सटिंक्ट वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं अपने इकोसिस्टम से, या उनका जो इकोसिस्टम के साथ उनका जो कनेक्शन था उसके बारे में हम स्टडी की बात करते हैं, तो वो सब कुछ आ जाता है स्ट्रक्चरल जूलॉजी के अंदर। अब ये बेसिकली टर्म कहाँ से डिराइव होता है, ये टर्म जो है बेसिकली एंशिएंट ग्रीक टर्म है, बहुत पहले एंशिएंट ग्रीक में इसका इस्तेमाल किया जाता था, और वो था बेसिकली एनिमल और लोगोस यानी स्टडी या नॉलेज को मिला के ये शब्द बना है। ओके, अब हम आ जाते हैं, although humans have always been interested in the natural history of the animals they saw around them and made use of this knowledge to domesticate certain species, a formal study of zoology can be said to have originated with Aristotle। वैसे तो कहा जाता है कि humans जो है वो हमेशा से ही अपने बेसिकली हमको जब कहा जाता है कि हमें जो चीज़ है जो अलग बनाती है बाकी मैमल्स या बाकी एनिमल्स की कैटेगरी से, वो दिमाग नहीं है, ठीक है, दिमाग तो एनिमल्स में भी होता है, वो है सेंस ऑफ रीजनिंग या सेंस ऑफ लॉजिक, ठीक है, और इंसानों में एक सेंस ऑफ जिज्ञासा होती है ना, उनके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस होती है, एक जिज्ञासा होती है जो इन्नेट होती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उनसे रिलेटेड दुनिया के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, एनिमल्स के बारे में, सबके बारे में। तो इसमें क्या होता है, जब ये एनिमल्स में नेचुरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट हमेशा से था, एनिमल्स में प्लांट्स के बारे में जानने में जिज्ञासा हमेशा से थी, और उसकी वजह से क्या होता था, उसके कारण उन्होंने जो बहुत बड़े एनिमल्स हैं जो उनसे बहुत बड़े थे हर तरह से, स्ट्रक्चर में, आकार में, सब में, उसको डोमेस्टिकेट करने के लिए भी कोशिश की और कर भी लिया काफ़ी हद तक, ठीक है। अब उसमें जो था बेसिकली स्पीशीज़, ये फॉर्मल स्टडी ऑफ जूलॉजी की गई, और इसको जो शुरुआत हालांकि इसकी मानी जाती है वो मानी जाती है एरिस्टोटल से, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे। उनके ऊपर आपने पढ़ा था कि एरिस्टोटल जो है उनसे शुरुआत हुई थी। वो पहले जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो उसकी जो शुरुआत है क्लासिफिकेशन की और उसको पहचानने की, वो एरिस्टोटल से हुई थी। यानी ना आपको हमने बात की थी थियोफ्रेस्टस की और एरिस्टोटल की। थियोफ्रेस्टस का नाम जोड़ा जाता है ज़्यादातर प्लांट से, और एरिस्टोटल का नाम जोड़ा जाता है एनिमल से। तो इसकी शुरुआत एनिमल से हुई थी, और वहां से फॉर्मल तरीके से इसकी शुरुआत एरिस्टोटल से मानी जाती है। उन्होंने एनिमल को व्यू किया एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उनकी स्टडी की उनके स्ट्रक्चर को और उनके डेवलपमेंट को, ठीक है। सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसने उसको एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करके उनकी स्ट्रक्चर और उनकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उनको स्टडी किया, वो थे एरिस्टोटल। और उन्होंने कंसिडर किया उनके अडेप्टेशन को फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द फंक्शन ऑफ देयर पार्ट, और वर्क किया कि उनकी जो एनवायरनमेंट से उनका जो रिलेशन है, इकोसिस्टम से जो उनका रिलेशन है एनिमल्स का, उनको स्टडी किया। और क्या स्टडी किया, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स थे उसको। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की और इंटरवर्टिब्रेट्स की, इनकी जूलॉजी की। इंटरवर्टिब्रेट जूलॉजी जो है बेसिकली डील करती है इंटरवर्टिब्रेट से। इंटरवर्टिब्रेट्स आप जब हम पढ़ते हैं अलग अलग तरह की प्रजातियां, अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स, तो उसमें हम बात करते हैं, याद है आपको, हम मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, इंटरवर्टिब्रेट्स, बर्ड्स, फिशेस, इस तरह के जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो उनका है। तो इंटरवर्टिब्रेट जूलॉजी जो है बेसिकली डील करती है इंटरवर्टिब्रेट से ऑब्वियसली। और इंटरवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल होते हैं, वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जिनके पास ना
पोजेस होता है ना डेवलप करते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स, जो वर्टिब्रास होते हैं, राइट, जो वर्टिब्रास कॉलम होते हैं वो पोजेस नहीं करते। जैसे हमारे, अगर हम अपनी बात करते हैं ह्यूमंस की, तो हमारे बैकबोन जो है वर्टिब्रास में डिवाइडेड है ना, वर्टिब्रास कैनाल्स में या चैनल्स में या रिब उसमें डिवाइडेड है वर्टिब्रास में, बैकबोन जब हम स्पाइन की बात करते हैं। तो ये फॉर्म नहीं करते जो एनिमल्स, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये ड्राइव होते हैं नोटोकॉर्ड से, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसमें किस तरह के एनिमल्स आते हैं। इसमें सारे वो एनिमल्स आते हैं जो कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा के होते हैं, नहीं होते हैं, सॉरी, है ना। इसमें सारे वो एनिमल्स आ जाते हैं जो कि सब फाइलम वर्टिब्रा को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। हम फाइलम्स और सब फाइलम्स की बात कर रहे हैं, जो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, उसके अलावा सारे एनिमल्स आते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूड इनवर्टिब्रेट्स, मेनी इनवर्टिब्रेट टैक्सास हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज कंपेयर टू सब फाइलम वर्टिब्रेट्स। ये क्लियर हो गया कि बहुत बड़ा जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल है जो इंक्लूड करते हैं वर्टिब्रेट्स में, उनपे वर्टिब्रेट टैक्सा की बात कर रहे हैं ना। क्लास हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने बात की थी टैक्सोनॉमी का जो एक जो मापदंड होता है वो होता है यूनिट होता है टैक्सा, उसको वो करने का। उसका जो लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज है वो कंपेयर टू सब फाइलम वर्टिब्रेट से कंपेयर किया जाता है उनको। अब इसमें क्या बात होती है, इसमें हम बात करते हैं कुछ जो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि जिनको बात करते हैं हम शैटोगैनाथा या हेमिकॉर्डेटा या फिर और भी तरह की जो उसमें चीजें आती हैं, वो क्लोजली रिलेटेड है वर्टिब्रेट से इनवर्टिब्रेट के कंपैरिजन में। वर्टिब्रेट जूलॉजी क्या होती है, वो बेसिकली डील करती है वर्टिब्रेट से। वर्टिब्रेट कंप्राइज क्या करते हैं, सारी स्पीशीज ऑफ एनिमल जिनमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, राइट। बहुत सीधी सी बात है, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बाहर फॉलो करती हैं, ये जो है वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंडर फॉलो करते हैं। उसमें ज्यादातर जो होती है इंक्लूड होते हैं वो फाइलम कॉर्डेटा से इंक्लूडेड होती हैं। जो कॉर्डेटा जो हमने पढ़ा, जो फाइलम जो कि सबसे एडवांस फाइलम है, उस सब में जो एनिमल्स आते हैं उन सब में वर्टिब्रेट्स होती है, स्पाइनल बोन होती है, बैकबोन होती है, जो वर्टिब्रेट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब हम इनकी सब ब्रांचेस जूलॉजी की पढ़ लेते हैं। सब ब्रांचेस क्या होती हैं, पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या होता है, बेसिकली ये वन लाइनर्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं जब हमने बॉटनी की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी उसमें भी। एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, फ्यूचर इंटरेक्शंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। एनाटॉमी बेसिकली उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स का या ह्यूमंस का, उनको हम बोलते हैं एनाटॉमी। अब हम बात करते हैं आर्कियोजूलॉजी या जूओ आर्कियोलॉजी की। ये स्टडी ऑफ डेड एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल जो कि मर चुके हैं उनके ऊपर जब स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कनोलॉजी क्या होती है, ये ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो कि डील करती है कैसे, स्पाइडर, स्कॉर्पियन या आर्कनिट से, ठीक है। और ये स्टडी करती है उनके मैकेनिकल सिस्टम्स को, उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उनके पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, है ना। एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज है, एक पर्टिकुलर जो फील्ड हैं जिनको बोलते हैं आर्कनिट्स, उनसे ये डील करती है। उसके अलावा बात करते हैं हम कार्सिनोलॉजी की, तो ये डील करती है काय की, स्टडी होती है क्रस्टेशियंस की, फाइन। अब हम बात करते हैं सेटोलॉजी की। सेटोलॉजी क्या होती है, ये स्टडी होती है मरीन की, मरीन मैमल्स की, जैसे डॉल्फिन्स हो गए, जो पोर्पोइसेस हो गए या वेल्स हो गए। कई लोग पोर्पोइसेस और डॉल्फिन्स में कंफ्यूज होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना होता, ये रिलेटेड है, काफ़ी कुछ एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम क्लोजली ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि लोग आपस में कंफ्यूज करते हैं इनको, फाइन। तो ये हम अलग से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हमें पता है कि हम जब सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, और इसके फंक्शंस को स्टडी किया जाता है, इसमें रिलेशनशिप स्टडी की जाती है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वो होता है इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी अपने आप में एक अलग टर्म है जो होता है रिलेशनशिप स्टडी करना काहे की, ऑर्गेनिजम्स उनके स्ट्रक्चर्स की, और साइटोलॉजी होता है जो सेल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, उनको कहा जाता है। अब हम आते हैं एम्ब्रॉयलॉजी में। एम्ब्रॉयलॉजी जो होती है वो एक फर्टिलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है, एक फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोज और फीटसेस के ऊपर फोकस करता है। उसके अलावा एंटोमोलॉजी होता है जो कि स्टडी होती है इंसेक्ट्स की। अगर आप इंसेक्ट्स की जो स्टडी करता है उसको एंटोमोलॉजिस्ट बोला जाता है, और वो स्टडी होती है इंसेक्ट्स के ऊपर। जेनेटिक्स हमें मालूम है, हम बात कर रहे हैं हेरिडिटरी की, वेरिएशन की, जीन्स की, क्रोमोसोम्स की, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। फिर हम बात करते हैं काहे की,
जियोलॉजी की। जियोलॉजी बेसिकली क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ एंड लाइफ एज शोन इन फॉसिल्स एंड रॉक। हम बात करते हैं फॉसिल्स की, और जो अर्थ फॉर्म्स पे जो अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं, रॉक्स में जो लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं, उनको जिस तरह से प्रिजर्व किया जाता है हम उनकी बात करते हैं, और ये आता है जियोलॉजी के अंदर। उसके बाद हम करते हैं हर्पेटोलॉजी की बात। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी है काय की? रेप्टाइल्स की और एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आपको मालूम है हम बात कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर तरह के फॉर्म ऑफ एनिमल्स की, जब उनकी जो स्टडी होती है वो आता है हर्पेटोलॉजी के अंडर। उसके अलावा हिस्टोलॉजी होता है, ये अगेन एनाटॉमी होता है काय की? सेल्स और टिश्यूज ऑफ एनिमल्स की। उनको जब आप पढ़ते हैं तो आप उनको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। फिर हम बात कर रहे हैं बेसिकली इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी आपको याद होगा जब मैंने आपको पहले फर्स्ट एनिमल के बारे में बताया था, तब उससे मिलता जुलता ये नाम है, और मैंने आपको बताया था इट इज मोर ऑफ अ फिश। तो बेसिकली इक्थियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली स्टडी ऑफ फिश की बात हो रही है, ठीक है। मैमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ मैमल्स। मैमल्स में हम और आप भी आ जाते हैं, इसको मैस्टोलॉजी भी कहा जाता है। और फिर आ जाता है 15वां मैल्कोलॉजी, जो कि एनिमल फॉर्म्स की बात हो रही है, किनकी? जिनमें शेल्स होते हैं। इसमें कौन कौन से आ गए? जिनमें शेल्स होते हैं वो आ गए, जैसे स्नेल्स हो गए, स्लग्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, वो सब आ जाते हैं। उनकी जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है मैल्कोलॉजी। फिर हम आ जाते हैं 16वें नंबर पे। 16 नंबर हमारा क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या? स्टडी ऑफ फॉर्म्स। ये आपने टर्म बहुत बार सुना है मेरे मुंह से। ये टर्म है मॉर्फोलॉजी का, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल ऑर्गेनिजम्स। ये हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा था, राइट? तो उसके अंतर्गत आ जाता है। फिर हम बात करते हैं काय की? नेमेटोलॉजी की। नेमेटोलॉजी क्या होता है? ये होता है डिवीजन ऑफ जूलॉजी, जो कि स्टडी करता है राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स आपको याद है ना, जब हमने फाइलम्स पढ़े थे तब हमने राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स सब कुछ पढ़े हुए थे। तो उनकी स्पेसिफिक जो स्टडी होती है उनको बोला जाता है नेमेटोलॉजी। और नियोनेटोलॉजी क्या होता है? न्यू बॉर्न एनिमल्स को। नियो जो वर्ड होता है नियोनेटल, ये इस्तेमाल किया जाता है न्यू के साथ, नए के साथ। तो ये न्यू बॉर्न एनिमल्स जो होती है जिनकी 2 महीने तक एज रहती है, उनके बारे में स्टडी किया जाता है। नियोनेटल को आपने सुना होगा ना, जब प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी टर्म यूज किया जाता है नियोनेटल। तो नियोनेटोलॉजी जो है बेसिकली वो न्यू बॉर्न से रेफर करता है। ऑर्निथोलॉजी, ये तो आपको मालूम है कि बर्ड्स की स्टडी होती है। ऑर्निथोलॉजिस्ट्स होते हैं जो कि बर्ड्स के ऊपर स्टडी करते हैं, बर्ड वॉचर्स होते हैं, उनको भी कहा जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी तो हमें मालूम है कि ब्रांच जो है वो बर्ड से रिलेटेड है। उसके अलावा पेलेंटोलॉजी, पेलेंटोलॉजी फॉसिल्स से डील करती है, या एक्सटिंक्ट एनिमल्स से। वो एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं या जिनके अवशेष जो हैं वो फॉसिल के तौर पे सेव हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उनको पेलेंटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही पेलेनो बॉटनी भी होता है, आपको मालूम है ना, जो कि बॉटनी में जो फॉसिल्स और उनकी बात करते हैं उसको पेलियो बॉटनी कहा जाता है, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं 21वें पे। 21वां है हमारा पैथोलॉजी। ये टर्म हमने बहुत रेगुलरली कॉमन में सुना है, तो हमें मालूम है किसकी बात कर रहे हैं हम? बॉडी फ्लूइड्स की। लेबोरेटरी में जिसमें काहे का इशू स्टडी किया जाता है, आपको मालूम है ब्लड का, सेल्स का, टिश्यूज का, राइट। तो उनके बारे में जो डायग्नोस करने के लिए डिजीज के लिए जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। ये तो हमें मालूम है, बहुत कॉमन है, राइट। उसके बाद हम आते हैं प्राइमेटोलॉजी पे। ये प्रीमेट्स को स्टडी करते हैं। प्रीमेट्स क्या होते हैं? जिसमें एप्स हो गए, गोरिल्ला हो गए, मंकी हो गए, इनके जो प्रजाति है, ये जो भाईबंद हैं, बंदरों की प्रजातियां जो है अलग अलग, उनको जो स्टडी किया जाता है उनको बोलते हैं हम टोटल साथ में मिला के प्रीमेट्स। और इनको जो स्टडी किया जाता है वो कहलाता है प्राइमेटोलॉजी, सॉरी। उसके अलावा फिर आता है एक प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी में क्या होता है? ऑब्वियसली जैसे नाम को आपसे पता चल रहा है, प्रोटोजोआ को स्टडी किया जाता है, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। आपको मालूम है ना, प्रोटोजोआ का एक अपने आप में बिल्कुल अलग किंगडम ही हम अलग बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी स्टडी होती है उसको बोला जाता है प्रोटोजोलॉजी। अब 24वां होता है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी आपको मालूम ही है, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये फील्ड ऑफ स्टडी है, ग्रुप है, फॉर्मुलेट करता है नोमेनक्लेचर रूल्स को, जिसके बेसिस पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, जो डिवाइड होता है, जो कार्ल लाइनस से है जोड़ा जाता है, वो बोला जाता है टैक्सोनमी। अब 25वां हम बात कर लेते हैं। 25वां क्या है? 25वां है जूओग्राफी। जूग्राफी जो कि डिस्क्रिप्टिव जूओलॉजी भी कहा जाता है, जिसको मैंने आपको कहा था कि जूओलॉजी 2 तरह की हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। तो जूओग्राफी की जो बात हम कर रहे हैं वो क्या बात हो रही है? स्टडी ऑफ एनिमल और उनके रिस्पेक्टिव बिहेवियर। हर एनिमल, प्रजाति एनिमल्स की और उनका जो रिस्पेक्टिव बिहेवियर है उसकी जब हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं जूग्राफी में।
ठीक है। उसके अलावा जू जियोग्राफी होता है एक, अगेन आप इसको दो में डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि हम काय की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट को साथ में लाने की। स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो एनिमल स्पीशीज का होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, नाम को अगर आपने डिवाइड किया तो आपको पता चल गया कि हम जू ज्योग्राफी जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जो एनिमल्स का जो डिवीजन होता है ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस के बाहर, उनकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जूमेट्री की। जूमेट्री ज्योमेट्री से कंफ्यूज नहीं होना है इसको, जूमेट्री बिल्कुल अलग होता है। जूमेट्री स्टडी का ये होती है मेजरमेंट की, इंक्लूडिंग साइज एंड लेंथ ऑफ एनिमल पार्ट्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये इनकी जो स्टडी की जाती है एनिमल पार्ट्स की, उनकी जो साइज है, लेंथ है, उसको जब पार्ट की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं बेसिकली जूमेट्री, ठीक है। ये बड़ा अलग सा टर्म है, पता नहीं आपने सुना था या नहीं सुना था, बहुत सारे ऐसे टर्म होंगे जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। फिर हम बात करते हैं ज़ूटॉमी की, ये जो है बेसिकली एनिमल एनाटॉमी के बारे में जो पढ़ता है उसको बोलते हैं ज़ूटॉमी। क्लियर, बहुत ही फंडा, बहुत क्लियर हो गया है। इसी तरह हम आ गए हैं एंड पे, काहे के ब्रांचेस ऑफ एनिमल्स की। बहुत सारी हमने ब्रांचेस पढ़ ली, बहुत सारे जो आपको कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए जाएंगे और आई एम श्योर आपको उनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन आपको कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज पीछे जाओ और पूरा एक बार पढ़ लो। कैसे? हमारे वेबसाइट पे जाएंगे magnetbrains.com, खोलेंगे वेबसाइट, फटाक से आपको नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आपको देखने हैं कोर्सेज आपको सारे मिल जाएंगे। आपको ओलंपियाड अभी देखना है, ओलंपियाड पे गए, क्लिक किया, पेज ओपन हुआ जिसमें ओलंपियाड के बारे में हमको सारी जानकारी मिल जाएगी। इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, अपना जीके ओलंपियाड। फिर गए अपन जीके ओलंपियाड पे, खोला, नीचे सारे अपने को वीडियोस मिल गए। अपन ने स्क्रॉल करते गए, जो भी अपने को समझना है अपन ने वो वीडियो क्लिक किया, खोला और अपन ने उसके बारे में पूरा पढ़ लिया। जैसे अभी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो अपन ये पूरी टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेंगे एक बार और फिर अपन इनके अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस। ये तो आपको बहुत क्लियर है। जब मैं बात करती हूँ कि हमारे जो डेली वीडियो के स्केड्यूल्स हैं वो आपको मालूम है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे सुबह कितने बजे से? 10 बजे से आना शुरू होते हैं। 10 बजे क्या आता है आपका? इंग्लिश होता है, 1 बजे होता है मैथ्स और 7 बजे होता है आपका जीके ओलंपियाड, ठीक है। बिल्कुल फंडा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। इसके बाद जब हम YouTube की बात करते हैं तो वो तो आपको मालूम है दैट वी आर 100% फ्री चैनल। हम कोई 2 चैप्टर आपको पढ़ा के ऐसा नहीं बोल रहे हैं आपसे कि सिर्फ हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिए या आउटलाइन पढ़ा दिए बाकी आप देख लो। हम पूरा पढ़ाते हैं A to Z। आपको सिर्फ ये करना है एज अ स्टूडेंट कि आपको पूरा सब कुछ जो हमारी तरफ का काम है वो हम करते हैं, आपको अपनी तरफ का काम करना है और आपको पूरे वीडियोस अच्छे से सुनने हैं, समझने हैं। दैट इज इट। इसके अलावा आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, कोई आपको पैसे नहीं भरने, कोई आपको सिर्फ आधी अधूरी जानकारी नहीं मिल रही है, पूरी जानकारी मिलेगी। ओके, सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। दैट इज इट। ओके, सो आई विल मीट यू नेक्स्ट। तब तक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको मिलूंगी इनके आंसर्स के साथ, ठीक है। तब तक और एनिमल किंगडम के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको वैसे भी पता है और हम धीरे धीरे इसी तरह कंसेप्ट में आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा IGKO बहुत सही कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल, स्टडी वेल, टेक केयर। थैंक यू सो मच।